स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी अभी आपसे डिस्कस किया हमने, तो यहां z बराबर 0 पर अवशेष अगर हमें निकालना हो तो हम ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 10.2.4 और ये है f ऑफ z इक्वल टू e की पावर z अपॉन z साइन mz। ओके, यहां हमें z इक्वल टू 0 पर अवशेष ज्ञात करना है। अब देखिए, जब आपसे कुछ भी ना हो तो प्रसार वगैरह करें। आप चाहो तो इसको फाई जेड अपॉन साई जेड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फाई जेड अपॉन साई जेड के अकॉर्डिंग। वैसे आपको पता नहीं लगेगा, हम बताएं कि आपको ये कितने कोटि का अनंतक है, द्विक अनंतक बनेगा। क्या बनेगा? द्विक अनंतक। तुम्हें नजर नहीं आएगा द्विक अनंतक कैसे होगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। यहाँ वाकई का द्विक अनंतक के अकॉर्डिंग करा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है ना। द्विक अनंतक के अकॉर्डिंग आपको केवल समझा रहे हैं पहले हम कि द्विक अनंतक कैसे निकलेगा। चाहो तो आप द्विक अनंतक के अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी फाई जेड अपॉन साई जेड लगा करके। अब देखिए, यहां द्विक अनंतक कैसे है वो भी समझा देते हैं कि जेड साइन एम जेड को 0 रखोगे ना, जेड साइन एम जेड इक्वल टू 0, तो ये जेड इक्वल टू 0 और साइन एम जेड इक्वल टू 0, तो यहां से एम जेड इक्वल टू एन पाई। ओके, जेड इक्वल टू क्या आएगा यहां से? एन अपॉन एम पाई। अब देखो यहां एन की जो वैल्यू है ना, यहां जो एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकती है। अगर एन 0 हो जाए तो जेड क्या आएगा? 0। तो जेड यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। कितने कोटि का हो गया फिर? ये 2 कोटि का अनंत तक हो जाएगा ना। लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करा रहे, इसे सीधे प्रसार के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इसको प्रसार के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो ऊपर है ये e की पावर z, जिसका की प्रसार होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अपॉन में z और साइन एम जेड का प्रसार करेंगे तो ये बनेगा एम जेड प्लस साइन x का प्रसार क्या होता है? x माइनस एक्स क्यू, मतलब एम क्यू जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस और भी टर्म होंगी जिनको कि नहीं लिखा। ऊपर है अपने पास 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अपॉन में है ये z। यहां से एम जेड कॉमन लेंगे ना तो ये बनेगा एम जेड स्क्वायर। ओके, ऊपर है ये एम जेड कॉमन तो ये 1 बचा और यहां से माइनस का एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस। अब आप देखेंगे इसको ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा, ऊपर तो जो वैल्यू है ना, एक तो ये 1 अपॉन एम जेड स्क्वायर है, साथ में जो वैल्यू है वो है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस का एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ 1 अपॉन एम जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस। अब इसका इनवर्स है ना, तो इसके इनवर्स को खोलोगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप अपने माइंड में नहीं 2 स्टेप को मानेंगे। ऐसे समझो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का प्रसार हो। चाहो तो और भी टर्म होती तो उन सबको एक ब्रैकेट में लिखते, ज्यादा को लिखा नहीं है, टर्म को इन्हीं से काम हो जाएगा इसके लिए। तो आप देखेंगे ये बनेगा 1 प्लस एक्स की जगह है अपने पास एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस और भी टर्म्स होंगे उनको नहीं लिखा। अब देखो, आप जब आपको पता है कि हमें 1 अपॉन जेड का गुणांक चाहिए तो पहले आप एम जेड स्क्वायर का गुणा करो इसमें। तो यह बनेगा यहाँ 1 अपॉन एम जेड स्क्वायर प्लस जेड के साथ करेंगे तो एक जेड कटेगा तो ऊपर एक बचा और नीचे एम जेड बचा ना। इस जेड स्क्वायर से करेंगे तो जेड स्क्वायर कट जाएगा, 1/m फैक्टोरियल 2 बनेगा। ओके, और ये आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ कलेक्ट करेंगे कि 1 अपॉन जेड का जो गुणांक है वो कितना बनेगा। देखिए, अगर एक का गुणा यहाँ करेंगे, आप इस एक का गुणा यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन जेड आएगा जिसका गुणांक 1/m है। अच्छा, और कहीं आएगा क्या बताओ? इस एक का गुणा यहाँ कर, देखो यहाँ किया तो आ जाएगा, यहाँ करने पाएगा क्या? यहाँ तो 1/जेड स्क्वायर बनेगा। एक का गुणा यहाँ करोगे तो क्या है, यहाँ जेड है ही नहीं,
ठीक है, तो 1 का गुणा इससे करोगे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर इस जेड स्क्वायर वाली टर्म का गुणा करोगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो फिर वो 1/z नहीं बचेगा। यहाँ करोगे जेड स्क्वायर का गुणा तो जेड ऊपर बचेगा, 1/z नहीं बचेगा, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। कुल मिला के ये मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो 1 का गुणा यहाँ करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, 1/z का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः z इक्वल टू 0 पर अवशेष, 0 पर अवशेष बराबर 1/z माइनस 0 का गुणक। एक ही बात है ना, 1/z लिखो या 1/z माइनस 0। तो 1/z माइनस 0 का जब गुणक ढूंढोगे तो यह बनेगा 1 का गुणा 1/z से करोगे तो 1/m आएगा ना। कितना बना, 1/m। क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लें इसका। अब नेक्स्ट देखोगे इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप। जैसा कि आपको कहा गया है, 5th एग्जांपल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जांपल नंबर 6 को देखो, 10.2.6 एग्जांपल। इसमें एक फलन f ऑफ z मान लीजिए, z अपॉन z माइनस ए, z माइनस बी। दूसरा फलन और दे रखा है, उसको मान लीजिए gz है। ये gz का मान है z³ माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z³। ओके, अब यहाँ ये कहा है कि इन फलनों के जो अवशेष है ना वो -1 और 1 हैं। z बराबर अनंत पर इन फलनों के जो अवशेष है वो कितने हैं, -1 और 1 हैं। तो आप यहाँ क्या है, अवशेष ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें कि जो अवशेष है वो -1 और 1 बताना है। अनंत पर अवशेष -1 और 1 के बारे में चर्चा करनी है। तो आप समझेंगे इसमें। अब f ऑफ z की वैल्यू है ये। इसमें से आप z को कॉमन लें, एक यहां से एक यहां से, तो z स्क्वायर ये बनेगा 1 माइनस a बाई z। यहां से बनेगा 1 माइनस का b बाई z। क्लियर है ना। एक z कैंसिल होगा तो 1 अपॉन z बनेगा, और इसको 1 माइनस a बाई z, इसका इनवर्स हो गया। ऊपर ले गए तो यहां से भी 1 माइनस b बाई z का इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। आप देखेंगे 1 अपॉन z, इसका प्रसार करेंगे तो 1 प्लस a बाई z आएगा, प्लस a स्क्वायर बाई z स्क्वायर आएगा। और भी टर्म्स होंगी, छोड़ा उसको। यहां से भी करेंगे ये तो 1 प्लस b बाई z प्लस का b स्क्वायर बाई z स्क्वायर। और भी टर्म्स होंगी, नहीं लिखा उनको भी। अब आप क्या करेंगे, इसमें 1/z से गुणा करेंगे। 1/z का गुणा करें तो ये 1/z प्लस a बाई z स्क्वायर प्लस a³ बाई z³ प्लस, और यहाँ पर 1 प्लस b बाई z प्लस b स्क्वायर बाई z स्क्वायर प्लस। आप समझेंगे इसमें कि हमें z बराबर अनंत पर अवशेष निकालना है। तब z इक्वल टू इनफाइनाइट पर अवशेष, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो z बराबर अनंत पर अवशेष होता है ना, वो है 1 अपॉन z का नेगेटिव कोएफिशिएंट यानी नेगेटिव गुणक होता है। तो आप 1/z का ऋणात्मक गुणांक ढूंढेंगे तो 1 का गुणा देखो, इस 1 का गुणा यहाँ 1/z से गुणा करोगे तो आएगा ना, तो आएगा 1/z। तो इस 1 का गुणा यहाँ करोगे 1/z आएगा, तो 1/z का साथ किसका गुणा, 1 का मानोगे, तो इसका ऋणात्मक गुणांक -1।
अब देखो और कहीं नहीं मिलेगा, एस बी बाई जेड का यहाँ गुणा करोगे तो जेड स्क्वायर बनेगा, यहाँ जेड क्यू, यहाँ जेड फोर, ऐसे बनेगा ना। सेम अभी जी जेड को निकालो पुनः। जी जेड इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है आपके लिए, जो कि जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/z है। आप इसमें 1/z, 1/z, और देखिए ये जो जेड क्यू है, क्या है ये जेड क्यू। या एक काम कीजिए, पहले आप जेड से भाग लगाएं, जेड से भाग लगाएं तो क्या बचेगा, ये देखो, अगर आप इसके हर एक पद में जेड से भाग दें अलग अलग, जेड का भाग जेड क्यू में देंगे तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में देंगे तो जेड आएगा, और प्लस का 1/z। आप देखोगे यहाँ 1/z का गुणक कितना है, एक मिनट क्वेश्चन चेक करो एक बार। जेड क्यू है ना ये, जेड क्यू है ना ये। अब भाग दीजिए इसमें जेड क्यू से, तो जेड क्यू में देंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर में देंगे तो 1/z प्लस 1/z क्यू। अब आप देखेंगे 1/z का गुणांक जो कि -1 है, तो इसका भी माइनस करोगे ना तो +1 हो जाएगा ना। अतः z इक्वल टू इनफाइनाइट पर अवशेष तो ये बनेगा, जिसको R1 कह दो या R2 कह दो, R1 पहले लिख दिया है, तो 1/z का ऋणात्मक गुणांक जो कि माइनस में है 1, इसका भी माइनस करना है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। ओके, यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूव करना था। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप फिर। स्क्रीनशॉट लें सभी। और कुछ नहीं है इसमें, अब एक थ्योरम बचती है बस। ये 6वें नंबर का एग्जाम्पल है, 7वें नंबर का कोई दिक्कत किसी को? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताए। देखिए अभी एक और प्रॉब्लम आपको बताते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल 10.2.9 है ये, एग्जाम्पल नंबर 10.2.9। क्या ये अब देखिए आप 10.2.9 एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस बी, जेड माइनस सी का अनंत पर अवशेष ज्ञात कीजिए। इसका अनंत पर अवशेष निकालना है हमें। अनंत पर अवशेष निकालने के लिए तरीका वही रहेगा अपना, ऊपर जेड स्क्वायर है, नीचे जेड, जेड जेड कॉमन लेंगे तो जेड क्यू बनेगा, यहाँ बनेगा 1 माइनस का ए बाई जेड, 1 माइनस बी बाई जेड, 1 माइनस सी बाई जेड। ओके, जेड स्क्वायर है, नीचे जेड क्यू है, तो 1/z बनेगा। इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस ए बाई जेड का इनवर्स, 1 माइनस बी बाई जेड का इनवर्स, 1 माइनस सी बाई जेड इनवर्स। क्लियर है ना? 1 माइनस एक्स की पावर -1 का जो प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, इसके अकॉर्डिंग जी जेड m-1 कैसे आएगा? क्या कह रहा है हेमंत त्रिपाठी?
किस क्वेश्चन की बात कर रहा था पहले? अच्छा देखो इधर, अब यह बनेगा, अगर इसका प्रसार करें तो 1 प्लस ए वाई जेड प्लस ए स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और भी टर्म्स होंगी इसमें, इसका प्रसार करेंगे तो 1 प्लस बी वाई जेड, और भी टर्म्स होंगी, ज्यादा प्रसार नहीं कर रहे इसका, ये बनेगा सी वाई जेड प्लस। ओके, हमें क्या ढूंढना है इसमें? 1/z का गुणक। अब देखिए, अगर आप 1/z का गुणा करें यहाँ, तो ये बनेगा 1/z प्लस ए वाई जेड स्क्वायर प्लस का जो भी है, और टर्म नहीं लिखी हमने, 1 प्लस बी वाई जेड प्लस का 1 प्लस सी वाई जेड प्लस। ओके, अब आप इसमें गुणा करें तो 1/z का गुणा 1 से करो, इसे 1 से करो, या आपको और भी बता दें, आपको ये 1/z प्लस ए वाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 1, यानी इस 1 का गुणा यहाँ करें तो 1 प्लस बी वाई जेड आएगा प्लस 1 का गुणा इस 1 का गुणा दोनों से कर दिया। अब सी वाई जेड का गुणा 1 से करेंगे तो ये सी वाई जेड प्लस, यहाँ करेंगे तो बी सी वाई जेड स्क्वायर प्लस। ओके, आपको बता रखा है हमने कि जेड का जेड बराबर अनंत पर जब अवशेष की चर्चा करनी हो आपको, तो फिर 1/z का ऋणात्मक गुणांक ढूंढना होगा। तो अब देखिए यहाँ अतः z इक्वल टू इनफाइनाइट पर अवशेष, z इक्वल टू इनफाइनाइट पर अवशेष बराबर 1/z का नेगेटिव कोएफिशिएंट या नेगेटिव गुणक। ओके, यहाँ देखिए आप 1/z का ऋणात्मक गुणांक अगर निकालें तो 1 का गुणा 1/z से करेंगे तो यहाँ गुणांक 1 माना जाएगा ना इसका, और इसके सामने माइनस लगाना है। देखो 1 का गुणा यहाँ करने पे 1/z आ गया, लेकिन यहाँ करोगे 1 का गुणा 1 a/z स्क्वायर से तो 1/a/z नहीं आएगा ना। अरे 1/z का गुणांक नहीं बनेगा। आप कहें कि हम तो b/z का करेंगे तो यहाँ b/z स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, z क्यू बन जाएगा। तो बस यही मिलेगा हमें 1/z का गुणांक। क्लियर है ना? क्या है यहाँ z बराबर अनंत पर जो अवशेष बना जो कि -1 रहा। अब देखिए आपको करना क्या है, ये भी सुनेंगे। आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो है आपका 10.2.8 एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आप z बराबर अनंत पर अवशेष निकालोगे इसमें, तो हमने जो बताया है ABC की जगह, देखो जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको घर पे करेंगे। 10.2.8 एफ ऑफ जेड बराबर में जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 जेड -2 जेड -3। बोलिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। तो जेड बराबर अनंत पर अवशेष निकालोगे तो कितना आएगा, वही आएगा ना, -1। क्लियर है ना? ए बी सी की जगह कितना है, वहां ए बी सी की जगह ये 1 2 3 रख दो, तो भी देखो अनंत तक अवशेष तो क्या है, -1 ही आया था। तो अब भी क्या आएगा इस क्वेश्चन में भी, जेड बराबर अनंत पर अवशेष -1। अच्छा देखो अनंत तक किस किस पॉइंट पर अवशेष पूछे, अनंत तक 1 2 3 और अनंत पर। क्वेश्चन में कहा है अनंत पे, तो मैंने बता दिया आपको कि इसी क्वेश्चन में एबीसी की जगह 1 2 3 रख दो। क्लियर है? लेकिन इस पे तो हो गया अनंत पर अवशेष, लेकिन 1 2 3 पर कैसे निकालोगे? 1 2 3 साधारण है या फिर साधारण ही तो है ये भाई। एक का अंक 2 बार रिपीट होता है, द्विक अनंत तक बोलते, लेकिन यहाँ तो एक का अंक एक ही बार आ रहा है, 2 का अंक एक ही बार आ रहा है, 3 का अंक एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब साधारण अनंतक है। साधारण अनंतक के लिए हमने आपको अवशेष निकालने के लिए फॉर्मूला लिखाया था, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z। क्लियर है? आप चाहो तो आपके पास नोट पॉइंट में हमने एक फॉर्मूला लिखाया था m की फॉर्म में, जैसे अभी अभी एक बच्चा कह रहा था कि m का मान कैसे निकाला, तो वो एक एग्जाम्पल जो कराया था ना, उसमें भी आपको जरूरत पड़ी थी m का मान 2 रख के किया था, तो आप वहां m का मान 1 रख देना और सवाल कर देना, यही फॉर्मूला बन जाता है जो कि हमने लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन में और भी थोड़ा सा कुछ कहा है आपसे, और उसमें ये कहा है कि z बराबर 1 2 3 एवं अनंत पर अवशेष ज्ञात कीजिए और सिद्ध करो उनका योग शून्य है। मतलब जो भी अनंत तक निकलेंगे ना 1 2 3 और अनंत पर, उनको जोड़ करके आपको बता देना है कि जोड़ कितना आ रहा है, 0। क्लियर है ना?
अब देखिए एक एग्जाम्पल 10वां है, बस एग्जाम्पल 10 तक करने, अगर आप करना चाहो तो 10 कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अब देखो इसमें जो इंपोर्टेंट थ्योरम है वो है आपके पास कौशी अवशेष प्रमेय। कथन लिखेंगे सभी कौशी अवशेष प्रमेय का। देखिए अगली जो मीटिंग होगी उसमें आपको क्या है, कौशी इस चैप्टर में केवल और केवल कौशी अवशेष प्रमेय बची है बस। हाँ, आपके लिए अनंतक वगैरह जो भी हैं वो सिलेबस में से, यानी रूसी प्रमेय वगैरह है ना, कोणांक सिद्धांत, ये सभी सिलेबस में से हटा दिया है, ठीक है ना। इस सब को क्या है, सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कल जो मीटिंग होगी उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा रूसे से पहले का जो भी टॉपिक है, यानी अवशेष प्रमेय जो थी ना वह आपकी अगली मीटिंग में कंप्लीट हो जाएगी और आपका अगला 11वां चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं।